सर टेस्ट टेस्ट नहीं जी, चेक हुए। मैं आपका आज चेक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। आज हमने जो है वो एक बिल्कुल नया टैक्स का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। अभी तक अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने क्या कुछ कवर अप कर लिया है, तो आप लोग देखें, हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था, द यूके टैक्स सिस्टम। फिर हमने बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की बात की कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है अपना टैक्स कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी इनकम की बात की, एम्प्लॉयमेंट इनकम की, पेंशन की और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की। अब आपकी प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशन और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेडिंग इनकम होती है, ये आपकी चार नॉन सेविंग इनकम के हेड्स थे। फिर सेविंग इनकम की भी हमने बात कर ली थी, जिसपे बैंक इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूडेड होता है, और फिर डिविडेंड की भी हमने बात की थी। तो ये बेसिकली आपकी बेसिक इनकम्स होती हैं जो एक इंसान के इनकम, बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में इंक्लूड की जाती है। इन पर आपके बेसिक बैंड रेट, हायर बैंड रेट, एडिशनल बैंड रेट, 20, 40 एंड 45% टैक्स लगता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी चैप्टर 23 एंड 24 की, जिसमें हमने वैल्यू एडेड टैक्स और वैट की बात की थी। और वैट जो है वो आपने हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस या जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं उन पर आपका लगता है। और आपने इनपुट वैट, आउटपुट वैट वगैरह इन तमाम चीज़ों की हमने बात की थी। फिर हमने वैट रिटर्न्स की बात की थी, कब वो फाइल होते हैं, कब वीएटी पेमेंट होती है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जो आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स, वो आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 17, 18, 19, 20 और 21। आपके ये 5 चैप्टर्स जो है, ये आपके कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड हैं। और कैपिटल गेन टैक्स ऑलमोस्ट अराउंड 20% जो है आपके टैक्स का कोर्स कवर करता है। अब कैपिटल गेन टैक्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं वो एक सेक्शन था, ये अब दूसरा सेक्शन है। इसका जो भी आपने पहले पढ़ लिया है उस सेक्शन से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। यानी इसमें हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल एक नए तरीके से जो है हम उनको लेके चलेंगे। यानी आप ये समझ ले कि हम एक दफा दोबारा जो है अपना टैक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि द वर्ड सीजीटी मींस आपका कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अब कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे पास जो पहला वर्ड जो हमने समझना है, दैट इज चार्जेबल गेन। अच्छा, अब सबसे पहले चार्जेबल गेन क्या होता है। चार्जेबल गेन होता है कि जब आप अपना कोई भी एसेट बेच देते हो, उस एसेट पर जो आपको बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट पर कुछ टैक्स लगता है, उसको हम कहते हैं चार्जेबल गेन। मैं दोबारा बोलता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपने एक एसेट जो है वो बेचा 10,000 पाउंड्स का, ठीक है। और उस एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 8,000 पाउंड्स। अब 10,000 का आपने सेल कर दिया, 8,000 का आपने जो है वो खरीदा था, तो वो जो 2,000 का आपको फायदा हुआ, दैट इज चार्जेबल गेन। क्योंकि आप एक एसेट को बेच रहे हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, आपने अपनी एसेट की ओनरशिप को चेंज कर दिया, किसी और बंदे को ओनरशिप दे दी, तो वो चार्जेबल गेन कंसिडर होगा। और इस चार्जेबल गेन पर जो आपका टैक्स लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। फिर अब ये जो चार्जेबल गेन होगा, ये किस पर होगा, ये एक चार्जेबल डिस्पोजल पर होगा। यानी जब आप एक एसेट बेचोगे, तो वो एसेट नंबर वन ऐसा एसेट होना चाहिए जिस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता हो। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता।
तो नंबर वन, जब आप एक ऐसा एसिड बेचो और उस एसिड को हम क्या कहते हैं, उस एसिड को हम कहते हैं चार्जेबल एसिड। ठीक है, यानी जब आप एक चार्जेबल एसिड पर चार्जेबल, या आप यूं कह लो कि जब आप एक चार्जेबल एसिड्स को डिस्पोज करते हो, उस पर चार्जेबल गेन जब लगता है, तो या उस चार्जेबल गेन पर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मुझे बस 1 मिनट दे दें प्लीज। ओके जी। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब एक चार्जेबल एसिड जो है वो सेल होता है, जब आप उसको सेल करते हो, उसको डिस्पोज कर देते हो, तो उस एसिड की तो उस एसिड के आप यूं कह लो कि सेल आउट होने पर जो आपको फायदा हो रहा है, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी याद रखना है कि नंबर 4, चार्जेबल पर्सन। ठीक है, यानी एक ऐसा बंदा जिस जब वो एसेट सेल करे तो उस पर जब वो एक कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा, तो उसको हम कहेंगे चार्जेबल पर्सन। ठीक है, एक चार्जेबल पर्सन जब एक चार्जेबल एसेट को डिस्पोज करेगा, तो उस पर आपका चार्जेबल गेन आएगा, और उस चार्जेबल गेन पर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आपने अब जब इसकी चैप्टर नंबर 17 है आपकी बुक का, आपने याद रखना उसके सबसे पहली लाइन पे ये डेफिनेशन लिखी है कि चार्जेबल गेन अराइजेस ऑन अ चार्जेबल डिस्पोजल ऑफ अ चार्जेबल एसिड बाय अ चार्जेबल पर्सन। ठीक है, तो आपने याद रखना है द वर्ड चार्जेबल मीन कि ये कैपिटल गेन टैक्स की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो कैपिटल गेन टैक्स जिन पर लगता है, और कौन से ऐसे एसिड्स हैं जिन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, यानी वो एग्जेम्प्ट एसिड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, और इन एसिड्स में हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट एसिड्स की। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम एग्जेम्प्ट एसिड्स की बात करते हैं, ये वो एसिड्स होंगे जिन पर आपका टैक्स, सॉरी, जिन पर आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। नंबर 1, आपकी गाड़ी। जब आप अपनी ड्यूरिंग द लाइफ अपनी गाड़ी सेल करते, मैंने आपको बताया था कि उस पर वीएटी चार्ज होता है, फिर उस वीएटी में प्राइवेट और बिजनेस की क्लासिफिकेशंस भी आ जाती हैं। जब आप एक गाड़ी बेचोगे, उस गाड़ी पर, चाहे वो मॉडर्न गाड़ी है चाहे वो विंटेज गाड़ी है, आपने दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, चाहे वो मॉडर्न गाड़ी है या वो कोई विंटेज कार है, आपने जब वो बेच दी, तो उस पर आपको कोई भी सीजीटी पे नहीं करना पड़ता, यानी ये जो कार वाला सेक्शन है ये सीजीटी में नहीं आता। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं चैटल्स। अब चैटल्स क्या होते हैं, तो वो एसिड्स जिन जो वैल्यू में कम अमाउंट के होते हैं, ये हम आगे एक पूरा इसका सेक्शन है पढ़ेंगे। आप फिलहाल के लिए याद रख लें कि ऐसे एसिड जो लो वैल्यू होते हैं, यानी जो मतलब जिनकी वैल्यू कम होती है, उनको हम चैटल्स कहते हैं, और वो भी आपके चार्जेबल गेन पे नहीं आते एक सर्टेन अमाउंट तक। ये जो चैटल्स होते हैं, यानी जब अगर एक ऐसा एसिड है फॉर इंस्टेंस जिसकी वैल्यू 5,000 से कम है, तो उस पर सीजीटी नहीं लगेगा, 5,000 से ज्यादा है तो उस पर सीजीटी लगेगा। तो चैटल्स में ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, अगर आपके पास नंबर 3, फॉरेन करेंसी फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जब आप फॉरेन करेंसी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पास आपने रखी हुई है, और उस फॉरेन करेंसी को आप एक्सचेंज करवा रहे हो या उसको सेल कर रहे हो, तो भी वो आपका एग्जेम्प्ट एसेट कंसिडर होगा, यानी उस पर आपका सीजीटी नहीं लगेगा। फिर नंबर 4, आपको ये बात पता है, आपकी जो गिल्ड्स होते हैं, सॉरी, आपके जो गिल्ड्स हैं,
या जो आपके बॉन्ड्स होते हैं उन पर भी आपका सीजीटी नहीं लगता। फिर नंबर 5, आपका जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं या इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स जो आपके होते हैं, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स, उन पर भी आपका सीजीटी नहीं लगता। और उसके बाद आप यूं कह लो कि आपके जो नंबर 6 में आप कर लो कि आपके जो मेडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपके जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जब आप वो अपने अवार्ड सेल, क्योंकि देखो होता है ना, लेट्स से अगर किसी को ऑस्कर मिल गया तो या किसी को कोई बड़ा ही हाई रिकग्निशन अवार्ड मिल गया और वो कल को अपने अवार्ड सेल कर, जैसे ओलंपिक अवार्ड्स होते हैं, ओलंपिक के जो मेडल्स होते हैं, जब वो बंदा कल को सेल करता है तो उस मेडल पर अगर आप सेल करो और उस मेडल पर जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर आपको सीजीटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कार्स, चैटल्स, फॉरेन करेंसी फॉर पर्सनल यूज, गिल्ड्स, बॉन्ड्स, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट और मेडल अवार्ड्स वगैरह पे आपका सीजीटी नहीं लगता, यानी ये एग्जेम्प्ट एसेट्स है फॉर द केस ऑफ सीजीटी। इसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं, इसके अलावा याद रखिएगा जितने भी एसेट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके चार्जेबल होते हैं, ठीक है। तो चार्जेबल में आपने क्या याद रखना है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट एसेट्स, ठीक है। जब आप कोई भी ऐसा एसेट बेचो जो इन एग्जेम्प्ट एसेट्स की लिस्ट में नहीं आ रहा, ये लिस्ट आपकी बुक में भी दी हुई है, आप वहां पर भी इसको जरूर देखिएगा। इन एग्जेम्प्ट एसेट्स के अलावा कोई भी एसेट आप सेल कर रहे हो, इवन वो आपके अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, इवन वो आपका कोई बेड वगैरह हो गया, आपका कोई भी चीज होगी, फर्नीचर्स हो गई, फिटिंग्स हो गई, इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज है जो इस एग्जेम्प्ट सेक्शन में नहीं आ रही और वो अगर आप जो है वो सेल कर रहे हो तो वो आपका सीजीटी में कंसिडर होगा, यानी उस पर जो गेन आएगा वो चार्जेबल गेन होगा और वो एक चार्जेबल एसेट होगा और उस पर आपको सीजीटी पे करना पड़ेगा। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हमने कर ली चार्जेबल एसेट्स की। अब हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहला क्या है, चार्जेबल गेन, ठीक है। और सॉरी, चार्जेबल एसेट का मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन से एसेट्स चार्जेबल होंगे और कौन से एग्जेम्प्ट होंगे। इसी तरीके से आपके कुछ ऐसे डिस्पोजल्स, कुछ ऐसी चीजें जब आप उनको सेल करते हो, उनको डिस्पोज करते हो, तो वो उनमें से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सीजीटी चार्ज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर डिस्पोजल्स की, ठीक है। डिस्पोजल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट डिस्पोजल्स की, कि भाई ऐसे कौन से डिस्पोजल्स हैं, ऐसे कौन से डिस्पोजल हैं जो आपके एग्जेम्प्ट होंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आपने याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन डेथ। जब एक बंदे की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के टाइम पे जब उसके नाम के एसेट उसके नेक्स्ट टू किन को ट्रांसफर किए जाते हैं, उस पर आप सीजीटी पे नहीं करते, उस पर आप क्या पे करते हो, उस पर आप जो है पे करते हो आईएचटी, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब किसी भी पर्सन की डेथ के टाइम पे अगर उसके एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस पर सीजीटी नहीं होता, उस पर आईएचटी पे होता है, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये आपने याद रख लेना है कि उसके केस में आईएचटी होगा, उसके केस में सीजीटी जो है वो नहीं चार्ज किया जाता। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स, ठीक है। अंडर द यूके टैक्स ऑफ फॉर सीजीटी, अगर मियां बीवी या सिविल पार्टनर्स आपस में कोई ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट का, तो वो भी एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाता है। ये हम आगे भी इस पर बात करेंगे। इस ट्रांसफर को जो स्पाउस आपस में या सिविल पार्टनर आपस में करते हैं, इसको हम कहते हैं नो गेन नो लॉस ट्रांसफर,
ठीक है। यानी फॉर इंस्टेंस अगर एक एसेट की कीमत 10,000 है, हम ये अज्यूम करेंगे कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने हस्बैंड को वो 10,000 का ही सेल कर दिया, यानी प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट, 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000, तो उस पर गेन नहीं आता, यानी नो गेन नो लॉस की सिचुएशन होती है। ठीक है। तो जब मियाँ बीवी या सिविल पार्टनर्स एसेट को ट्रांसफर करेंगे बिटवीन ईच अदर, तो उन पर जो ये जो ट्रांसफर होगा एसेट का, इसको नो गेन नो लॉस ट्रांसफर कहते हैं। और इस पर आपका कोई भी सीजीटी नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीटी है। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर दिया और वाइफ ने थर्ड पार्टी को एसेट ट्रांसफर किया, तो फिर वो जो वाइफ का ट्रांसफर होगा वो सीजीटी में काउंट किया जाएगा, लेकिन हस्बैंड का वाइफ में ट्रांसफर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर एसेट डेथ के टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है वो डिस्पोजल एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एसेट स्पाउस या सिविल पार्टनर्स में ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा डिस्पोजल है जो चार्जेबल कंसिडर किया जाता है। तो अच्छा, अब चार्जेबल की जब हम बात करते हैं, तो चार्जेबल में देखें, जैसे मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि जब आप एक एसेट को सेल करोगे, सेल ऑफ एसेट, ठीक है, ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जब ऑब्वियसली बात है, कब से मैं बता रहा हूं कि एसेट जब सेल होगा तो उस पर सीजीटी चार्ज होगा। फिर इसके अलावा जब आप एसेट को गिफ्ट करते हो, ठीक है, गिफ्ट ऑफ एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सीजीटी में। गिफ्ट ऑफ एसेट जब आप करोगे वो भी आपका चार्जेबल कंसिडर होगा। वो कैसे कंसिडर होता है इसको हम इंशाल्लाह आने वाले डेज में देखेंगे। फिर जब आप एसेट को एक्सचेंज करते हो, तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है, सेल ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट। और अगर आपका एसेट जो है वो लॉस हो गया, सॉरी, अगर आपका एसेट जो है वो लॉस हो गया है या डिस्ट्रक्ट हो गया है, यानी खत्म हो चुका है किसी भी वजह से, तो उस पर भी आपका सीजीटी चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एक बड़ा एसेट है उसका कोई एक हिस्सा डिस्पोज कर रहे हो, यानी पार्ट डिस्पोजल अगर आप कर रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पार्ट डिस्पोजल, तो वो भी आपके चार्जेबल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। तो जस्ट टू समराइज, आपका जो डिस्पोजल होते हैं एसेट्स को, जब आप डिस्पोज करते हो, अगर डेथ के टाइम पे एसेट ट्रांसफर हो रहा है या स्पाउस या पार्टनर्स के दरमियान में एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट डिस्पोजल होता है अंडर द सीजीटी रूल्स। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स लगते हैं, लेकिन सीजीटी टैक्स उस पर नहीं लगेगा। और कौन से ऐसे, और चार्जेबल की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप एसेट सेल कर रहे हो, एसेट को गिफ्ट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, एसेट डिस्ट्रक्शन की वजह से एसेट को आप डिस्पोज कर रहे हो, या पार्ट डिस्पोजल कर रहे हो, तो इन तमाम पर आपका जो सीजीटी है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बात की चार्जेबल एसेट की, चार्जेबल डिस्पोजल की। ठीक है। और चार्जेबल गेन क्या होता है कि किसी भी एसेट को आप डिस्पोज कर दो, या आप उसको जो है उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, तो उस केस में उसके प्रोसीड्स पर जो आपको बेनिफिट मिलता है, दैट इज योर चार्जेबल गेन। ठीक है। अब गेन की भी बात हो गई। अब आखिरी बात हम करेंगे चार्जेबल पर्सन की, कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जब वो एसेट को बेचेंगे, एसेट को ट्रांसफर करेंगे, तो उन पर सीजीटी लगेगा, और किन पर सीजीटी नहीं लगेगा। ठीक है। तो सॉरी, अच्छा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि पर्सन के केस में, आ, हाँ, पर्सन के केस में आपके दो लोग होते हैं। ठीक है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि एक होते हैं आपके एग्जेम्प्ट, और एक होते हैं चार्जेबल। पहले हम एग्जेम्प्ट की बात करते हैं। ठीक है। कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जब वो एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो उन पर सीजीटी नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपका जो फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, फॉरेन
डिप्लोमेटिक स्टाफ। ठीक है। यूके में जो भी फॉरेन लोग होते हैं, एम्बेसीज में जो लोग मौजूद होते हैं, फॉरेन स्टाफ जो होता है, अगर वो कोई भी एसेट सेल आउट करते हैं तो उस पर सीजीटी चार्ज नहीं होता क्योंकि दे आर नॉट यूके रेजिडेंट्स। ठीक है। और इसके बाद जो है, अगर आपके अप्रूव्ड पेंशन फंड्स, अप्रूव्ड पेंशन फंड्स, ठीक है, ये वाले भी आपके एग्जेम्प्ट लोग होते हैं, यानी जिन जिन जो लोग पेंशनेबल होते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपके इसमें कंसिडर कर दिया जाता है जो आपकी चैरिटीज होती हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये तीन जो लोग हैं, ये जब आपके एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये एग्जेम्प्ट कंसिडर होते हैं। और जब हम चार्जेबल की बात करते हैं, तो जो यूके रेजिडेंट लोग होते हैं आपके, ठीक है, आपके जो यूके रेजिडेंट लोग होते हैं, यानी जो यूके में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या चाहे वो कंपनी है, वो आपकी चार्जेबल होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम सीजीटी की बात करते हैं तो सीजीटी आपका इंडिविजुअल पे भी लगता है, यानी एज अ पर्सन भी लगेगा, और एज अ कंपनी भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो आपका जो सीजीटी होता है वो इंडिविजुअल्स पे भी लगता है और वो एज अ कंपनी भी चार्ज किया जाता है। ठीक है। तो आपने याद रखना है, चार्जेबल पर्सन में एग्जेम्प्ट लोग कौन होंगे? वो लोग जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ गया, या आपके अप्रूव पेंशन फंड्स में वाले लोग हैं, या जो चैरिटीज वाले लोग हैं, वो आपके एग्जेम्प्ट कंसिडर होंगे। और आपके वो लोग जो यूके रेजिडेंट है, आइदर वो एक कंपनी है या आइदर वो एक पर्सन है, तो वो आपका कंसिडर होगा कि यार वो चार्जेबल पर्सन है। और जब भी वो कोई एसेट अपना सेल आउट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो उस पर आपका कंसिडर किया जाएगा कि आया वो चार्जेबल गेन, सॉरी, चार्जेबल एसेट था या चार्जेबल डिस्पोजल था। उस केस में फिर वो आपका चार्जेबल गेन आएगा और उस चार्जेबल गेन पर आपका सीजीटी लगेगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि किन चीजों पर कैपिटल गेन लगेगा और किन चीजों पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब हम जरा थोड़ा सा कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको एक प्रोफार्मा बनाता हूँ, बड़ा इजी सा प्रोफार्मा, आप अपने पास लिख लोगे तो ज्यादा आसानी होगी आपके आपके लिए। देखो, अगर जब हमारे पास जो है वो एक डिस्पोजल आता है, ठीक है, आपने कोई भी एसेट बेचा, ठीक है, कोई भी एसेट आपने बेचा, उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगी वो आप अपने पास जो है वो यहां पर लिख लो। ठीक है। उन डिस्पोजल प्रोसीड से आपने क्या लेस करनी होगी? ठीक है, आपने लेस करना होगा इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। आपने क्या लेस करना है? आपने इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करनी है। अब इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, ये जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में जब आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल कब आती है और क्यों आती है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इसका प्रोफॉर्मा याद रखने की कोशिश करें। तो डिस्पोजल प्रोसीड से जब आप इंसिडेंटल प्रोसीड्स आप माइनस कर दोगे तो आपके रिजल्ट में क्या आएगा? आपके रिजल्ट में आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आपकी क्या आ जाएंगी? नेट प्रोसीड्स आ जाएंगी। अब ये जो आपकी नेट प्रोसीड्स आई हैं, इसमें से हम क्या लेस करेंगे? इसमें से हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें माइनस करनी होंगी, सच एज अलाउएबल डिडक्शंस, ऐसी डिडक्शंस जो सीजीटी के अंडर अलाउ है। अलाउएबल डिडक्शंस आपने माइनस करनी है। ठीक है।
फिर इसके अलावा आप इसमें माइनस कर सकते हो आपकी जो भी परचेज कॉस्ट है, मतलब आपकी जो भी कॉस्ट आई है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर दो। आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, वो आप माइनस करोगे। तो जब ये तमाम चीजें आपकी माइनस हो जाएंगी, तो जो रिजल्ट में जो आंसर आएगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका कैपिटल गेन होगा। तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका कैपिटल गेन बन जाता है, ठीक है। देखो, मैंने इसको क्या नाम दिया? मैंने इसको कैपिटल गेन का नाम दिया। मैंने इसको अभी चार्जेबल गेन नहीं इसको कंसिडर किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन एंड चार्जेबल गेन। तो अभी हम सिर्फ ये बात समझ रहे हैं कि कैपिटल गेन कैसे आता है। जो भी चीज आपने सेल की है, उसमें से ज्यादा आपको बहुत कम इंसिडेंटल कॉस्ट दी होगी, तो आप समझ लो कि जो भी चीज आपकी आई है, उसकी सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल आपने माइनस करनी। कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी होती है? आप सब लोगों को पता होगा, जिसमें आपकी परचेज कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आपने किया हुआ है, एजेंट फीस वगैरह आ जाती है, कोई भी उस मतलब डिलीवरी चार्जेस समथिंग, जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपने माइनस कर देनी है। तो एंड में आपका कैपिटल गेन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यह तक आपको बात जो है वो याद समझ में आ गई होगी। एक बात और आपने याद रखनी है, वो बात ये है कि देखो, जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इसमें से माइनस करने हैं। आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो आपने माइनस नहीं करने, ठीक है। तो यहां तक आई होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं एग्जांपल यहां पेस्ट करता हूं। आप लोग जरा कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मैं वो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको जरा लेके चलते हैं। अच्छा, चले। ये आपके पास आई होप सो आपको ये नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए जी, छोटी सी एग्जांपल है आपके पास, और एग्जांपल कहता है कि Joanne bought a piece of land as an investment for 20,000 pounds. ठीक है. The legal cost of purchase were 250. Joanne spent 2,000 on installing the drainage pipes on the land, which enhanced its value. Joanne sold the land on 12 December 2024 for 35,000 pounds. She incurred estate agency fee for 700 pounds and legal cost of 500 pounds on the sale. आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने जोएन का गेन ऑन सेल कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इसी प्रोफॉर्मा को फॉलो करें जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और आप मुझे कैपिटल गेन निकाल के बताएं, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जब तक आप ये कैलकुलेट करें, जस्ट गिव मी अ मिनट, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको पहले खुद सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, आपसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन? तो जरा इसका आंसर बताइएगा। सर 11,550 आ रहा है मेरा आंसर।
अच्छा, मुझे गैस 1 मिनट दें, मुझे कॉल आ रही है एक। ओके। अभी 12,750 नहीं होगा? क्या आंसर आया आपका? 12,750। हम्म, क्योंकि ये या जो लास्ट वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये शी इनकट स्टेट एजेंसी फी और लीगल कॉस्ट, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सक्लूड होते हैं, सिर्फ कैपिटल आता है जो कि वो है दो, जो 2,000 उसने स्पेंड किया है ये स्टॉलिंग रेंज पाइप्स, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। लेकिन ये इंसिडेंटल कॉस्ट नहीं होगी? ये वो इंसिडेंटल तो वो कॉस्ट है ऑफ ना, सेल। ये 250 है, ये जो ऊपर है 20,000 के बाद। ये 250 तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो वही होगी कॉस्ट ऑफ सेल। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाती है ना, परचेजेस जो अभी जो बताया था पाक भाई ने, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार मेरे हाल से ये जो 250 और टू थाउजेंड है ना, ये कॉस्ट में ऐड होगा ना, क्योंकि उसके ऐड नहीं, परचे। ऐड तो होगा ही नहीं ना, कुछ भी लेस ही होगा सारा। चलो देखते हैं, अभी सर कराएंगे ना। इतने का फर्क। अब तुम्हारा क्या आंसर था? मेरा 11,550, 11,550। 1250 का फर्क आ रहा है। वो इसी का ही फर्क है मेरे हाल से, ये 500 और 700 का। मैंने ये भी तो माइनस भारत किया है। फिर भी 50 का फर्क होगा। 1 मिनट। हाँ, मैंने 250 भी माइनस किया है, और 2000 भी। मैंने 35,000 से सारी अमाउंट माइनस कर दी है ना। हाँ सही है। अच्छा।